गरीब का पत्ता गोभी का ब्राइडल लहंगा। रानीगंज गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक ढंग से नहीं खिला पाता था और इस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था। रामू की एक बेटी भी थी जिसका नाम वीना था और अब वो भी शादी के लायक हो गई थी और रामू को हमेशा अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी क्योंकि वीना की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तब से रामू ने अकेले ही वीना का पालन पोषण किया था। इसीलिए वीना भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद वीना ने बचपन से ही घर संभालना शुरू कर दिया था और अपने घर की गरीब स्थिति की वजह से वीना अपनी आगे की पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाई थी। लेकिन वो हमेशा अपने पिता के कामों में उनकी मदद किया करती थी। ऐसे ही आज भी। हे भगवान, इस बार गर्मियों में भी ठीक ढंग से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से फसल भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई और अब बारिश के मौसम में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि पूरे खेत में पानी भर गया है। अब ऐसे में मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रामू को इतना परेशान देखकर वीना उससे कहती है, चिंता मत करिए पिताजी, ठंड का मौसम आ रहा है तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करना शुरू कर दीजिए। ठंड के मौसम में ये ज्यादा बिकते हैं ना। सही कहा बेटी तूने। अगर भगवान ने चाहा इस बार पत्ता गोभी और फूल गोभी की अच्छी फसल होगी। इतना कहकर रामू अपनी बेटी की बात मान जाता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं रामू का बड़ा भाई हरिया बहुत ज्यादा अमीर था और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम अन्नू था और वो भी वीना की ही हमउम्र थी। लेकिन वो शहर के बहुत ही बड़े फैशन डिजाइनर कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी रहा करती थी। वही वीना बिना ज्यादा पढ़े लिखे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। वो छोटी सी छोटी चीजें बहुत ही जल्दी सीख जाया करती थी और इसी वजह से अन्नू हमेशा वीना से बहुत जला करती थी। ये वीना की बच्ची अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। इसे क्या लगता है ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है और इसे सब कुछ आता है। अरे मेरे सामने खड़े होने की औकात तो है नहीं और चली मुझसे कंपटीशन करने। अरे जब इसी के सामने एक अमीर घर के लड़के से शादी करूंगी ना तब इसे मेरी औकात पता चलेगी। हाँ नहीं तो। और इस तरह अन्नू हमेशा किसी अमीर घर के लड़के से शादी करने का सपना देखते रहती थी क्योंकि वो हमेशा अपनी जिंदगी में ऐश करना चाहती थी। लेकिन वही वीना को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाना चाहती थी लेकिन अपनी गरीब स्थिति की वजह से उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन खैर, वीना के कहने पर उसके पिता रामू ने पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ठंड का मौसम भी आ गया और बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई। लेकिन ठंड में पहनने के लिए न तो रामू के पास कोई गर्म स्वेटर और न ही वीना के पास कोई गर्म शॉल थी और इसी वजह से दोनों बाप बेटी ठंड से कांपने लगते हैं। तभी रामू कहता है, मुझे माफ कर देना बेटी, तेरा ये गरीब बाप तुझे ठंड से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं मैं तेरी शादी कैसे कर पाऊंगा। आप उसकी चिंता मत करिए पिताजी, जब किस्मत में लिखा होगा तब मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा बेटी? शादी में तो न जाने कितना खर्चा होता है और शादी का लहंगा खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए ना। कहीं मुझे ये अपनी जमीन न बेचनी पड़े। पिताजी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप चलकर सो जाइए, कल खेत पर भी तो जाना है आपको। वीना के कहने पर रामू तो सो जाता है लेकिन वीना की आंखों में से नींद गायब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं शादी की चिंता उसे भी थी और इसी वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती है।
वहीं अन्नू मखमल के कम्बल को ओढ़े हुए नींद में राहुल से शादी के सपने देख रही होती है। राहुल और कोई नहीं बल्कि अन्नू के साथ कॉलेज में पढ़ रहा एक अमीर बाप का लड़का होता है और जिसका पिता एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर कंपनी का मालिक होता है और इसी वजह से फैशन डिजाइनर का कोर्स करके अपने पिता की कंपनी को और आगे बढ़ाने की सोचता है। और ऐसे ही अगले दिन अन्नू कॉलेज में जाती है और राहुल को ढूंढने लगती है, लेकिन जब राहुल उसे कहीं नहीं मिलता तो वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे यार सोनम, पता नहीं आज राहुल कॉलेज क्यों नहीं आया, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अन्नू के इतना कहते ही राहुल अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहाँ आता है और उसे इतनी महंगी गाड़ी में देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां उसे घूरने लगती है। तभी अन्नू राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? राहुल उस कॉलेज की सभी लड़कियों से वाकिफ था और उसे पता था कि कौन लड़की उससे किस वजह से दोस्ती करना चाहती है, इसीलिए वो कहता है, लेकिन क्यों? तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो? राहुल की बात सुनकर अन्नू अपने लालच को छुपाते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्ती करना चाहती हो या फिर और कोई बात है? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग लाइफ टाइम तक साथ रह सकते हैं। क्या? मुझे तो पता था कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्योंकि मेरे अमीर बाप का पैसा देखकर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मुझे तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। इतना कहकर राहुल अन्नू को रिजेक्ट कर देता है और उसकी बात सुनकर अन्नू को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से वो गुस्से में अपनी क्लास में चली जाती है। लेकिन राहुल उस दिन क्लास नहीं जाता है और वह अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर घूमने निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और वो कहता है, अरे यार, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? इसे भी यहीं पे खराब होना था। पता नहीं ये कैसा गांव है, यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। उसी रोड के थोड़ी ही दूर वाले खेत में रामू काम कर रहा होता है, इसीलिए राहुल रामू के पास जाता है और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। तभी उसी समय रामू कहता है, देखिए बाबू, यहाँ पर कोई मैकेनिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी को मैकेनिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो वो आपकी मदद कर देगी, इसलिए आप मेरे घर चलिए, थोड़ा बहुत पानी भी पी लीजिएगा। रामू की बात सुनकर राहुल उसके साथ उसके घर चला जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। इसीलिए वीना उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए पानी। वीना की सादगी को देखकर राहुल कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर और सिंपल लड़की कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो पानी पीकर कहता है, क्या आपको सच में गाड़ी ठीक करना आता है? जी, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, इसलिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। इतना कहकर वीना राहुल के साथ जाकर उसकी गाड़ी ठीक कर देती है और उसके इस टैलेंट को देखकर राहुल उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? सॉरी, पर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, और अगर होता भी तो मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपना नंबर भला क्यों दूंगी। इतना कहकर वीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर राहुल उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी महंगी गाड़ी देखकर भी वीना उससे इम्प्रेस नहीं होती है। इसका मतलब तो यही था कि वीना को राहुल के पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और यही बात राहुल को और भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए वो घर जाकर भी वीना के ही बारे में सोचता रहता है। और वहीं कुछ ही दिनों के अंदर रामू के खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की बहुत अच्छी खेती होने लगती है, और ये देखकर रामू के चेहरे पर चमक आ जाती है। सच में इस बार पत्ता गोभी और फूल गोभी से मेरा पूरा खेत भर गया है, और इस बार मैं इन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ ही दिनों में
राहुल अपने पिता को लेकर रामू के घर आता है, लेकिन रामू उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है साहब, आप लोग इस तरह मेरे घर पर? देखिए, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। मेरा बेटा राहुल आपकी बेटी को पसंद करता है, इसलिए हम यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या मेरी बेटी का हाथ मांगने? लेकिन साहब, हम लोग तो बहुत गरीब हैं और आप लोग इतने अमीर हैं। देखिए भाई साहब, हमारे लिए अमीरी और गरीबी कोई भी मायने नहीं रखता। हमारे लिए तो इंसान का बस दिल बड़ा होना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर रामू को बहुत खुशी होती है और इस शादी से वीना को भी कोई तकलीफ नहीं होती है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और एक हफ्ते बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के लिए लहंगा तो चाहिए था ना, और लहंगा खरीदने के लिए भी रामू के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वीना कहती है, पिताजी, आप शादी का खर्चा कैसे उठा पाओगे, और साथ ही ब्राइडल लहंगा भी तो खरीदना होगा ना। बेटी, तू उसकी चिंता मत कर। इस बार खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल अच्छी हुई है, तो मैं उन्हें बेचकर तेरी शादी का लहंगा ले आऊंगा। घर के बाहर खड़ी अन्नू ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अच्छा, अपनी गोभियों को बेचकर लहंगा खरीदोगे? तो अब देखना, न रहेगी तुम्हारी गोभियाँ और ना खरीद पाओगे तुम अपनी बेटी की शादी का लहंगा। इतना कहकर अन्नू आधी रात में सभी गोभियों के ऊपर एक केमिकल डाल देती है, जिससे अगले दिन सारी गोभियां खराब हो जाती है। और ये सब देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनके इस दुख को देखकर अन्नू को बहुत खुशी होती है। लेकिन रामू भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो अगले दिन ही बैंक में जाकर लोन लेकर पैसे ले आता है और उन्हीं पैसों से वो अपनी बेटी के लिए लहंगा खरीद कर ले आता है। और ये देखकर अन्नू को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा राहुल उस गरीब वीना के साथ शादी कभी नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके शादी का लहंगा खराब कर दूंगी। फिर ना रहेगा लहंगा और ना होगी उसकी शादी। और ऐसे ही शादी के एक दिन पहले ही अन्नू वीना के घर में कुछ चूहे छोड़ देती है, जिससे वे चूहे वीना के पूरे लहंगे को कुतर डालती है। और अगले दिन जब वीना अपना लहंगा देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो कहती है, हे भगवान, ये मेरा लहंगा कैसे खराब हो गया? अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? लेकिन तभी वीना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फटाफट से टोकरी लेकर खेत में जाती है और खराब हो गई पत्ता गोभी के पत्तों को लेकर आती है और उनके पत्तों को एक एक करके सिलकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा बना लेती है और बचे हुए गोभियों को मोतियों की तरह लहंगे के ऊपर लगाकर सुंदर सा ब्राइडल लहंगा तैयार कर लेती है। और शादी वाले दिन राहुल और उसके पिता उसके इस अनोखे पत्ता गोभी के ब्राइडल लहंगे को देखकर उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वीना को अपनी कंपनी का नया मालिक घोषित कर देते हैं। और इसी तरह राहुल और वीना की शादी के बाद वीना उस बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है और राहुल के साथ मिलकर वो उस कंपनी में काम करने लगती है। और वहीं खराब रिजल्ट की वजह से अन्नू को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और इस तरह उसे अपने किए की सजा मिल जाती है।